हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे सभी। मैं सुरेंद्र मीणा आज LLB थर्ड ईयर के सभी स्टूडेंटों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। आज आपका सब्जेक्ट सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का टॉपिक अंतराभिवाची बात, इंटरप्लीडर सूट, इसके बारे में चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। एग्ज़ाम के हिसाब से मोस्ट है और न्यायिक सेवा परीक्षा के हिसाब से भी मोस्ट है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 88 तथा आदेश 35 में अंतराभिवाचीवाद के बारे में बताया गया है। संहिता की धारा 88 में यह बताया गया है कि अंतराभिवाचीवाद कहाँ और कौन संस्थित करेगा, जबकि संहिता के आदेश 35 में अंतराभिवाचीवाद संस्थित किए जाने की प्रक्रिया बताई गई है। अब आता है अंतराभिवाचीवाद कहते किसे हैं, यानी कि डेफिनेशन। धारा 88 के अनुसार जहां दो या अधिक व्यक्ति किसी धन, ऋण, जंगम संपत्ति या स्थावर संपत्ति के बारे में एक दूसरे के प्रतिकूल दावा किसी ऐसे अन्य व्यक्ति से करते हैं जो उस संपत्ति में प्रभारों के सिवाय कोई हित नहीं रखता है, तो वहाँ ऐसे अन्य व्यक्ति ऐसे समस्त दावेदारों के विरुद्ध अंतराभिवाचीवाद संस्थित कर सकता है ताकि अधिकारवान दावे की घोषणा की जा सके। ये इसकी डेफिनेशन है, यानी मतलब यह है कि अंतराभिवाचीवाद प्रतिवादी और प्रतिवादियों के मध्य होता है। वादी का तो केवल इतना प्रभार जो संपत्ति उसके पास रखी गई है उसका खर्चा लेने से है, बस, इससे ज़्यादा नहीं। अर्थात वादी के कब्जे की संपत्ति के लिए वैध रूप से हकदार व्यक्ति की घोषणा करवाना अंतराभिवाचीवाद कहलाता है, और ऐसा व्यक्ति जो अंतराभिवाचीवाद संस्थित करता है अंतराभिवाची कहलाता है। अर्थात धारा 88 उपरोक्त व्याख्या के बाद अंतराभिवाचीवाद की निम्नलिखित विशेषता बताई गई है। तो विशेषता पाँच प्रकार की है। नंबर 1, ऐसे मामलों में विवाद प्रतिवादियों के मध्य होता है, न कि वादी एवं प्रतिवादी के मध्य। पहली बात। दूसरी बात, वादी दावे की विषय वस्तु में हितबद्ध नहीं होता, न कि हितबद्ध नहीं होता, अर्थात वादी दावे की विषय वस्तु से कोई अंतोष की मांग नहीं कर सकता। नंबर 3, वादी केवल कानूनी कार्रवाई करने का प्रभार या खर्चा मांग सकता है। नंबर 4, ऐसे दावे का उद्देश्य यह पता लगवाना है कि दावे की विषय वस्तु का वैध हकदार कौन सा प्रतिवादी है। नंबर 5, ऐसे दावे में दावे की विषय वस्तु वादी के पास होती है। यदि न्यायालय निर्देश दे तो उसे न्यायालय में भी जमा किया जा सकता है। तो ये 5 विशेषता थी जो अंतराभिवाचीवाद संस्थित करने के लिए हैं। अब इसका एक दृष्टांत देखिए कि ए व्यक्ति बी के पास कुछ आभूषण अमानत के तौर पर रखता है। बी ऐसे आभूषणों में कोई हित नहीं रखता। बाद में इन आभूषणों के संबंध में ए, सी और डी में विवाद हो जाता है। अतः सभी बी के सामने आभूषणों के संबंध में अपना अपना हक रखते हैं। ऐसी दिशा में यहाँ बी न्यायालय में
इसलिए वाद सस्थित कर सकता है कि न्यायालय उन आभूषणों के लिए वैध रूप से हकदार व्यक्ति की घोषणा करे ताकि वह उन आभूषणों को वैध रूप से हकदार व्यक्ति को सौंप कर अपना खर्चा प्राप्त कर सके। यहाँ भी द्वारा सस्थित किया गया ऐसा वाद ही अंतराविवाची वाद कहलाता है। ये तो आपकी सेक्शन 88 हो गया CPC का। अब आता है इसका आदेश 35, यानी कि अंतराविवाची वाद कैसे, मतलब प्रक्रिया क्या है, सस्थित करने की प्रक्रिया क्या है, क्या क्या होगा। संहिता के आदेश 35 में अंतराविवाची वाद सस्थित किए जाने की प्रक्रिया बताई गई है, जो निम्न प्रकार है। नंबर 1, आदेश 35 के नियम 1 के अनुसार अंतराविवाची वाद के वाद पत्र में निम्नलिखित बातें सम्मिलित होंगी। नंबर 1, वादी का दावे की विषय वस्तु में खर्चा यानी कि प्रभारों के अलावा कोई हित नहीं होगा। दूसरी बात आती है प्रतिवादियों द्वारा पृथक दावे किए जाएंगे, पृथक दावे किए जाएंगे प्रतिवादियों द्वारा। तीसरी बात आती है वादी किसी भी प्रतिवादी के साथ कोई भी दुर्विसंधि नहीं करेगा, यानी कि वादी अगर प्रतिवादी पृथक दावा करते हैं तो उनके साथ किसी के साथ तालमेल नहीं बिठाया गया। अब दूसरी बात आती है आदेश 35 के नियम 2 में यह बताया गया है कि न्यायालय यदि चाहे तो वह वादी को यह आदेश दे सकता है कि वह दावे की विषय वस्तु को न्यायालय में जमा कराए। नंबर 3, आदेश 35 के नियम 3 में यह बताया गया है कि जहां किसी प्रतिवादी ने दावे की विषय वस्तु के संबंध में वादी के विरुद्ध वाद कर रखा है तो वहाँ वह न्यायालय जिसमें वादी के विरुद्ध वाद सस्थित है, उस न्यायालय द्वारा इतला दिए जाने पर वादी के विरुद्ध कार्रवाई को रोक दिया जाएगा जिसमें अंतराविवाची वाद सस्थित किया गया है, और न्यायालय यदि उचित समझे तो वह रोके गए वाद में वादी के हुए खर्चों को अंतराविवाची वाद में जोड़ सकता है। और चौथी बात आती है प्रक्रिया में आदेश 35 के नियम 4 में यह बताया गया है कि न्यायालय अंतराविवाची वाद की पहली सुनवाई में क्या प्रक्रिया अपनाएगा। अतः नियम 4 के अनुसार न्यायालय पहली सुनवाई में निम्न कार्य कर सकता है, यानी कि प्रक्रिया अपना सकता है। नंबर 1, न्यायालय वादी को दावे की विषय वस्तु के संबंध में सभी दायित्वों से उन्मोचित कर देगा, डिस्पोजल। खर्चों का निर्धारण कर सकता है तथा उसे बाद में से हटा सकता है, यानी कि उन्मोचित हटा सकता है। नंबर दूसरी बात आती है यदि न्यायालय उचित समझे तो वाद के अंतिम निपटारे तक सभी पक्षकारों को बनाए रख सकता है। इसके बाद तीसरी बात क्या है, इसके बाद न्यायालय सभी पक्षकारों को साक्ष्य लेते हुए दावे की विषय वस्तु के संबंध में हकदार प्रतिवादी का निर्धारण करेगा कि कौन हकदार है इस संपत्ति का, निर्धारण करेगा। नंबर 4, जहां न्यायालय साक्ष्य के आधार पर हक का निर्धारण नहीं कर पाता है तो वहां न्यायालय विवादकों की विवेचना करते हुए हक का निर्धारण करेगा। नंबर 5, आदेश 35 के नियम 5 में यह बताया गया है कि अभिकर्ता अपने मालिक पर, यानी कि अभिकर्ता अपने मालिक पर, अभिधारी अपने भूस्वामी पर अंतराविवाची वाद सस्थित नहीं कर सकता। ठीक है, ये बातें प्रक्रिया से संबंधित हैं। अब इसको एक बार प्रक्रिया से संबंधित शॉर्ट में अपन यूज करेंगे।
रूल नियम 1 ये कहता है कि अंतराविवाची बाद में वाद पत्र पेश किया जाएगा। दूसरा रूल ये कहता है कि दावे की विषय वस्तु का न्यायालय में जमा किया जाना यदि न्यायालय चाहे तो। और रूल 3 ये कहता है कि प्रक्रिया जहां प्रतिवादी पर वाद चला रहा है, जहां वाद चल रहा है वहां प्रक्रिया क्या है, उसको इत्तला देगा, वाद को रोक देगा। नियम 4 पहली सुनवाई में प्रक्रिया क्या होगी, इसके भी 4-5 नियम बताए गए हैं। और रूल 5 ये कहता है कि अभिकर्ता और अभिधारी अंतराविवाची वाद संस्थित नहीं कर सकते। तो प्रक्रिया में ये 5 नियम हैं जो इस प्रकार हैं। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।